हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत के कला एवं स्थापत्य का चैप्टर कवर करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी इस बुक में या फिर जो अतिरिक्त मैं दे सकता हूँ वो सब कुछ देने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहता है कि उसने कला एवं स्थापत्य के केस में क्या किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता है कि 1206 ईस्वी में से 1210 ईस्वी तक जो है शासन करता है। ठीक है, राजधानी इसकी लाहौर रहती है और चागौन खेलते हुए जो है ये घोड़े से गिर जाता है, मृत्यु हो जाती है। लाहौर में ही इसकी कब्र बनी हुई है, यानी कि उसको दफन कर दिया जाता है। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया जो कि एक मस्जिद है। कहा जाता है कि ये 2.5 दिन में बन के तैयार हुई थी। बेसिकली ये रीस्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग भी कही जाती है। और दिल्ली में राय पिथौरा के निकट कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाया जिसको पहला मस्जिद की संज्ञा दी जाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार का काम भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्टार्ट कराया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। फिर आता है इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हौजे शमशी, शमशी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, अतरकीन का दरवाज़ा जो कि नागौर में है, इन्होंने बनवाया था। तो इल्तुतमिश की जो स्ट्रक्चरल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आर्किटेक्ट है इनका या जो भी बिल्डिंग्स इन्होंने बनवाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इल्तुतमिश ने क्या क्या बनवाया फिर से रिवाइज करते हैं। पहला है सुल्तानगढ़ी, साथ में बोलिए सुल्तानगढ़ी। दूसरा है हौजे शमशी, बोलिए हौजे शमशी। शमशी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, बोलते रहिए। अतरकीन का दरवाज़ा जो कि नागौर में है। ठीक है, फिर से रिवाइज करेंगे। सुल्तानगढ़ी, हौजे शमशी, शमशी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, अतरकीन का दरवाज़ा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अलाई दरवाज़ा की बात करते हैं। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, जिसने बाजार यानी कि मार्केट रिफॉर्म्स किए या बाजार जो है प्रणाली में सुधार किया। इसने इस अलाई दरवाज़ा का निर्माण कुतुब मीनार के निकट करवाया है। जो अलाई दरवाज़ा है वो सफ़ेद संगमरमर और लाल पत्थर का बन के, लाल पत्थर और संगमरमर के द्वारा बन के तैयार हुआ है। ये 1311 में बनकर तैयार हुआ। तो आपको पता है कि 1290 से 1320 तक का जो काल है वो खिलजी वंश का है और सबसे छोटा काल है। अलाउद्दीन खिलजी ने निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में जमात एक खाना मस्जिद भी बनवाया, 1000 सितून बनवाया, हौजे अलाई बनवाया, ये 4 चीज़ें और बनवाया। तो चलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया एक बार रिवाइज करते हैं। अलाई दरवाज़ा बनवाया कुतुब मीनार के फील्ड में, मतलब उसके जो क्षेत्र है उसी के आसपास में बनवाया, विसिनिटी में। दूसरा बनवाया जमात खाना मस्जिद, कहाँ बनाया? निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह के आसपास। 1000 सितून बनवाया, हौजे अलाई बनवाया। फिर आता है मुबारक खिलजी, यानी कि खिलजी वंश का अंतिम शासक। मुबारक खिलजी ने राजपूताना में ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि ऊखा मस्जिद का निर्माण कौन कराया है, तो मुबारक खिलजी ने ऊखा मस्जिद का निर्माण कराया है। भारत में विशुद्ध इस्लामी सिक्के सबसे पहले भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में प्रथम मकबरा जो है सुल्तान बलबन द्वारा बनवाया गया। विशुद्ध इस्लामी शैली में प्रथम मकबरा जो है वो बलबन द्वारा बनाया गया। किला राय पिथौरा के समीप ही बनाया गया, स्वयं का मकबरा बनवाया था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अलाई दरवाज़ा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। तो अगर पूछता है कि सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप कहाँ दिखाई पड़ता है, तो बलबन के द्वारा बनवाया हुआ स्वयं का मकबरा जो उसका था उसमें दिखाई पड़ता है, जो कि राय पिथौरा के निकट है। वहीं वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग कहाँ दिखाई देता है? तो अलाई दरवाज़ा में दिखाई देता है, जो कि आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली की प्रथम मस्जिद है। ये पूर्णतः इस्लामी शैली की प्रथम मस्जिद है। ठीक है, आगे आते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश का संस्थापक है और दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना करता है जिसका नाम है तुगलकाबाद। ठीक है, तुगलकाबाद फोर्ट आज भी जो है थोड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिल्ली में मौजूद है, आप देख सकते हैं। कभी अगर आप लोटस टेम्पल जाएंगे तो रास्ते में तुगलकाबाद फोर्ट पड़ता है। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण सुल्तान इब्राहिम लोदी ने कराया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है कि मेवाड़ के राजा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनवाया। ये लगभग जो भी प्रिपरेशन में है विद्यार्थी सबको पता रहता है, हमारे दोस्तों को पता रहता है कि मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनवाया था।
लेकिन इसका निर्माण किसने किया? तो निर्माण किया जैता ने, और कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तकार जो थे वो अत्रि और महेश थे, यानी कि जैता, अत्रि, महेश, इन तीन लोग का नाम याद रखना है। ये लोग प्रशस्तिकार हैं और ये जो है निर्माणकर्ता यानी कि आर्किटेक्ट है। मेन आर्किटेक्ट ये है और उस पर लिखने वाले जो हैं प्रशस्तिकार जो है वो अत्रि और महेश है। तो जैता, अत्रि, महेश याद रखेंगे। जैम भी याद रख सकते हैं, ठीक है। कीर्ति स्तंभ जाम किया गया, तो जैता ने क्या किया? आर्किटेक्ट किया, और अत्रि और महेश ने प्रशस्ति की। अब आते हैं आगे, चलिए पहला ही प्रश्न पूछ रहा है जो आउट ऑफ द वे है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ। तो कागज का प्रयोग भारत में कब से स्टार्ट हुआ, ये 12वीं शताब्दी में दे रहा है कि स्टार्ट हुआ, लेकिन सर्वप्रथम चीन में स्टार्ट हुआ। सर्वप्रथम चीन में स्टार्ट हुआ कागज का प्रयोग, ठीक है। तो कह रहा है कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ, भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है, ठीक है। यह भारत में सबसे प्राचीन कागज के प्रमाण है। दूसरा है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया। तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। कहाँ कराया? तो कुतुब मीनार के आसपास में ही अलाई दरवाजा का निर्माण कराया, लाल पत्थर से और सफ़ेद संगमरमर से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी है। अब इसमें कुछ और चीज़ें देती है। क्या दे रहा है कि इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसके चारों ओर दीवारों में घोड़े के नाल के आकार के मेहराबदार प्रवेश द्वार है, यानी कि कुछ इस तरह के प्रवेश द्वार हैं, ठीक है। प्रवेश द्वार इस तरह के हैं, ठीक है, नालदार प्रवेश द्वार हैं। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब यानी कि ट्यूडर मेहराब एक वास्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। चतुष्केंद्रीय मेहराब या ट्यूडर मेहराब सर्वप्रथम किसमें प्रयोग किया गया? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया हुआ अलाई दरवाजा में। तो ये भी पॉइंट जो है आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। अगला है घोड़े के नाल के आकार के मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाए गए, तो अलाई दरवाजा में प्रयोग में लाए गए, अभी हमने पढ़ा है। कुतुब मीनार के निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया? तो स्टार्ट करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिनिश कराता है इल्तुतमिश, और टूटने पे फिर से मरम्मत कराता है फिरोज शाह तुगलक। चौथी और पांचवी मंजिल बनवाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो होगा वो उसका आंसर होगा जिसने योगदान नहीं दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, वही क्वेश्चन पूछ दिया कि पांचवी मंजिल का निर्माण कौन कराया। तो फिरोज शाह तुगलक ने पांचवी मंजिल का निर्माण कराया क्योंकि वो बिजली से टूट गई थी। अगला है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली का मकबरा है। बात कर रहा है मकबरे की, बात नहीं कर रहा है आपके जी मकबरे की बात कर रहा है, ठीक है, मस्जिद की बात नहीं कर रहा है। तो जब भी मकबरे की बात आती है तो सबसे पहले जो मकबरा बनवाया गया इस्लामी शैली का वो बलबन के द्वारा बनवाया गया था। ये हमने पढ़ा है कि सर्वप्रथम शुद्ध इस्लामी शैली का मकबरा जो है बलबन के द्वारा बनाया गया था। कहाँ पर? किला राय पिथौरा के नज़दीक में बनवाया गया था, और इसमें ही सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है, ठीक है। और अगर मस्जिद की बात करेगा तो जमाते खाना मस्जिद जो है ये पूर्णतः इस्लामी शैली की प्रथम मस्जिद है, जमाते खाना मस्जिद। अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला देखते हैं कि वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत हो। तो अभी हमने पढ़ा है कि सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप जो है दिखाई पड़ता है कहाँ पर? तो जो बलबन ने बनवाया है उसी मकबरे में, स्वयं के मकबरे में, ठीक है, पिथौरागढ़ के नज़दीक। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। जी बिल्कुल सही है। किला राय पिथौरा के दक्षिण पूर्व में स्थित मकबरे का कक्ष वर्गाकार है। सर्वप्रथम इस मकबरे में मेहराब वास्तविक रूप में दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि कालक्रमानुसार इनका क्रम बताना है। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, फतेहपुर सीकरी और कुतुब मीनार। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण कौन कराता है? तो अकबर कराते हैं, ठीक है। तो ये तो सल्तनत डायनेस्टी के हैं ही नहीं, मुगल के हैं, तो यानी कि 4 लास्ट में होगा। अब ऑप्शन आपके बचते हैं सी और बी, ठीक है। फिर आता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार सबसे पहले बना है तो 3 से स्टार्ट होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी, ओके। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो मैंने क्या बताया, कीर्ति स्तंभ को जाम किया गया जैता, अत्रि और महेश। ठीक है, जैता, अत्रि और महेश। ठीक है, जाम किया गया। तो रचयिता जो है वो है आपके अत्रि। रचयिता की बात कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि लिखने की बात कर रहा है, प्रशस्ति की बात कर रहा है, बनाने की बात नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके काल में? तो राणा कुंभा के काल में हुआ था, चित्तौड़गढ़ में। अगला आता है कौन सुमेलित नहीं है? तो जौनपुर में अटाला मस्जिद है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अजमेर में कुव्वतुल इस्लाम नहीं है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में है। और अजमेर में क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। ओके, 2.5 दिन का झोपड़ा, दोनों हैं वो करेक्ट है। इसे गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। ठीक है, गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। और नेक्स्ट है मालवा में जहाज महल है। ये देख लेंगे, यहाँ पर मैच किया हुआ है कि दिल्ली में कुव्वत इस्लाम है, जौनपुर में अटाला मस्जिद है, शर्की डायनेस्टी के द्वारा बनाया हुआ था, इब्राहिम शर्की के टाइम में। जौनपुर जो है भारत का सिराज कहलाता था। ठीक है, मालवा में जहाज महल है और गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। अब हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर। उसके पहले एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर लिखा हुआ है वास्तुशैली किस प्रकार का आर्किटेक्ट है और कौन से राजवंश का वो आर्किटेक्ट है। तो एक चीज़ बता देता हूँ, जो शर्की डायनेस्टी का है, यानी कि जो अटाला मस्जिद बनवाए हैं, ठीक है, अटाला मस्जिद जो बनवाए हैं, इनकी दीवारें जो होती हैं झुकी हुई होती हैं। तो ए का 4 लगा दीजिए। ठीक है, सॉरी, डी का 4 लगा दीजिए, सॉरी डी का 1, डी का 1 लगा दीजिए। तो उस हिसाब से आंसर हो जाएगा ए। ओके, ये डी का 1, मैं गलत बोल रहा था, डी का 1 लगा दीजिए, क्योंकि इनकी जो मतलब दीवारें होती हैं वो लगता है कि झुकी हुई हैं। मतलब झुकी हुई का मतलब कुछ इस प्रकार दीवारें बनाई गई हैं, स्ट्रेट नहीं है, चौड़ी दीवारें हैं। ठीक है, इस प्रकार अटाला मस्जिद की दीवारें थोड़ी चौड़ी हैं इस तरह से, तो झुकी हुई दीवारें हैं। ठीक है, अब उसके बाद ए का मिलाते हैं। मेहराब की निचली सतह पर कमल आकृति की झालर या कमल कली की झालर, ये आपका होता है खिलजी डायनेस्टी में। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर खिलजी डलवाते हैं। अष्टभुजीय मकबरों का उदय होता है आपका तुगलक के समय में। अष्टभुजीय मकबरों का उदय होता है तुगलक के समय में, यानी कि कुछ ऐसा होता है, ये इस तरह के मकबरे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुजीय मकबरों का निर्माण हो रहा है। मैं और बेहतरीन इसको बना देता हूं और खूबसूरत बनाता हूं। ये अष्टभुजीय मकबरों का जो है उदय होता है तुगलक के समय में। ठीक, क्यू लिखा हुआ है, तुगलक लिखा हुआ है, के भी लिख सकते हैं। अगला है स्तंभों में बोदिगोई का प्रयोग। स्तंभों में बोदिगोई का प्रयोग करते हैं विजयनगर डायनेस्टी के लोग। ठीक है, आपको पता ही है कि वहाँ पर जो है हम्पी में 48 स्वर निकालने वाले खंभे जो है वो मिले थे। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। ये याद रखना है कि शर्की डायनेस्टी में जो भी दीवारें बनती हैं वो झुकी हुई बनती हैं, उसके साथ विशाल मुख्य द्वार होता है। ठीक है, आप लोग सर्च करके देख लेंगे, अटाला मस्जिद ऑफ जौनपुर। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगला चैप्टर है हम लोग का, दिल्ली सल्तनत में क्या क्या साहित्य थे। सल्तनत कितने दूर माना जाता है, बार बार बताया हूँ, SKTSL, यानी कि पहला है स्लेव, ये है सैयद, ये है लोदी, ये है तुगलक और ये है खिलजी। ठीक है, सबसे बड़ा किसका कार्यकाल है? तो तुगलक का कार्यकाल सबसे बड़ा है। कहाँ से स्टार्ट होता है? तो स्टार्ट होता है 1320 से स्टार्ट होगा और 1414 तक लगभग चलता है।
सबसे छोटा किसका है? खिलजी का है। 1290 से स्टार्ट होगा, 1320 तक चलता है। मुबारक खिलजी जो है लास्ट रूलर है यहाँ का, ठीक है। और अलाउद्दीन जो है सबसे फेमस रूलर है, जो कि जलालुद्दीन की लड़की से शादी करता है, उनका दामाद बनता है। और मलिक काफूर उसका मुख्य जो व्यक्ति रहता है वो रहता है। अगर आपने देखा होगा पद्मावती तो आपको कुछ कुछ हिंट होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। सबसे पहले अमीर खुसरो के बारे में इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो पैदा कहाँ हुए थे? कासगंज में पैदा हुए थे। वर्तमान अगर एटा देता है तो एटा भी लगाएंगे। पटियाली नामक स्थान पर हुए हैं, पटियाला में नहीं हुए हैं, ठीक है। याद रखेंगे, पंजाब के पटियाला में नहीं हुए हैं, यूपी के पटियाली में हुए हैं 1253 ईस्वी में। एक्चुअल नाम क्या होता है? अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, ठीक है ना। अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो इनका एक्चुअल नाम होता है। फिर अपने आप को तूतिए हिंद या तोता ए हिंद कहते हैं। 8 वर्ष की आयु में ही बहुत अच्छी कविताएं लिखना स्टार्ट कर दिए थे। इनकी पहली मसनवी है किरानुस सादेन, ये चीज़ याद रखनी है। किरानुस सादेन इनकी पहली रचना है। और आखिरी रचना है तुगलकनामा। तुगलकनामा इनकी आखिरी रचना है। तो किरानुस सादेन से लेकर के तुगलकनामा तक अनेक रचनाओं को इन्होंने लिखा है, जिसमें है आपका मिफ्ताह उल फुतूह है, तारीख़ दिल्ली है, ख़ज़ाइन उल फुतूह है, आशिका है। आशिका किसके लिए लिखी गई थी? तो आशिका खिरज खां और देउल रानी के जो है मतलब एक लव अफेयर को दिखाती है। खिरज खां के निर्देश से जो है आशिका लिखी गई थी। फिर आता है नूर सिपिहर और तुगलकनामा। तो इतनी सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। किरानुस सादेन से स्टार्ट करते हैं, साथ में मेरे रिवाइज करिए, जो मैं बोलूँगा वो बोलना है, ठीक है। किरानुस सादेन, पहली रचना किरानुस सादेन, आप साथ में बोलिए। मैं ऐसा समझिए कि मैं सामने बैठ के पढ़ा रहा हूँ। किरानुस सादेन बोलिए, पहली रचना किरानुस सादेन, ठीक। अंतिम रचना तुगलकनामा, बोलिए तुगलकनामा, ठीक है। किरानुस सादेन, तुगलकनामा, ये याद रखनी है। उसके बाद मिफ्ताह उल फुतूह, बोलिए मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख़ दिल्ली, ख़ज़ाइन उल फुतूह, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रचना है आशिका। आशिका किसने लिखवाई? खिरज खां के निर्देशन पर लिखी गई। उसमें क्या है? खिरज खां और देउल रानी के मतलब लव अफेयर को, प्रेम उसको चित्रित किया गया है, ठीक है। उसके अलावा नूर सिपिहर भी इन्होंने ही लिखी। किसने लिखी? कौन थे ये? तो इनका नाम था अमीर खुसरो। पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। कहाँ पैदा हुए थे? कासगंज या एटा में, यूपी में पैदा हुए थे। पटियाला में हुए थे या पटियाली में? तो पटियाली में पैदा हुए थे, ठीक है। खुसरो पहला मुसलमान है, ठीक है, जिसे भारतीय होने का दावा किया है। अमीर खुसरो स्वयं कहता है कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। भारत में कव्वाली कौन स्टार्ट किया? खुसरो ने ही स्टार्ट किया, ठीक है। तबला किसने स्टार्ट किया? खुसरो ने ही स्टार्ट किया। सितार किसने स्टार्ट किया? खुसरो ने ही स्टार्ट किया। खड़ी बोली का जनक किसको माना गया? खुसरो को ही माना गया। इन्होंने नई फारसी काव्य शैली स्टार्ट की, सबक ए हिंदी, ठीक है। हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता भी खुसरो ही थे। इन्होंने कहा था ना लफ्ज़े हिंदी यस्त अज फारसी कम, यानी कि हिंदी शब्द में फारसी से कम शब्द नहीं है। हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। आगे आता है अमीर खुसरो। फारसी साहित्य का विकास जो है इस इंडिया में स्टार्ट होता है जब मुस्लिम विजेता यहाँ पर आते हैं, तब से। फिर जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है तो फारसी को राजभाषा का वहाँ पर जो है दर्जा दे देते हैं, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज, एक तरीके से ऑफिशियल, ठीक है, लैंग्वेज का दर्जा देते हैं। अब आता है मिन्हास उस सिराज। या सिराज का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा आता है? तो तबकाते नासिरी इनका प्रमुख ग्रंथ है। ये सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित है। शम्स सिराज अफीफ तथा जियाउद्दीन बर्नी ने एक ही नाम से अलग अलग बुक लिखी, तारीख़ फ़िरोज़शाही। तो तारीख़ फ़िरोज़शाही 2 लोग लिखे हैं, शम्स सिराज अफीफ लिखे हैं और जियाउद्दीन बर्नी भी लिखे हैं। ताजुल मासिर कौन लिखता है? तो सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निज़ामी लिखते हैं। ताजुल मासिर जो है निज़ामी लिखते हैं, याद रखना है। ताजुल मासिर कौन लिखता है? निज़ामी, ठीक है। शम्स सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी दोनों ने एक ही बुक लिखी है। कौन सी लिखी है? तारीख़ फ़िरोज़शाही। याहिया बिन अहमद ने क्या लिखी है? मुबारक शाही, ठीक है ना। याहिया बिन अहमद ने क्या लिखी है? मुबारक शाही, ठीक। उसके बाद आता है कि ख्वाजा अबू मलिक इसामी ने फुतूह उल सलातीन की रचना की है। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य कला का भी पोषक था। संगीत मीमांसा इन्होंने लिखा है, संगीत राज लिखा है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तुगलक वंशी फिरोज शाह तुगलक ने अपना खुद का संस्मरण फुतुहात फिरोज शाही
लिखा है। तो हमने 5-6 बुक्स का नाम यहाँ पर पढ़ा, एक बार और रिवाइज करेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन करने में आसानी मिलेगी। ठीक है, तो अमीर खुसरो के बारे में लगभग हम लोग सब लोग जान रहे हैं। तबकाते नासिरी सिराज लिखता है, शमसे सिराज, ये सिराज अलग है, शमसे सिराज अफीफ़ और जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं तारीख़ फ़िरोज़ शाही। ताजुल मासिर निज़ामी लिखते हैं, हसन निज़ामी के सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निज़ामी या निज़ामी। ठीक है, ताजुल मासिर कौन लिखता है? हसन निज़ामी लिखते हैं। याहिया बिन अहमद ने तारीख़ मुबारक शाही लिखी या मुबारक शाही लिखी। शमसे सिराज अफीफ़ और जियाउद्दीन बर्नी जो है एक ही बुक लिखते हैं, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। ख्वाजा अबू मलिक इसामी ने फुतूह उल सलातीन लिखी। राणा कुंभा ने खुद के लिए संगीत शास्त्र के बारे में संगीत मीमांसा संगीत राज लिखा। फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि बहुत सारे काम कराया था, अपना संस्मरण लिखा फुतुहाते फ़िरोज़ शाही, तारीख़ फ़िरोज़ शाही नहीं, याद रखिएगा, तारीख़ फ़िरोज़ शाही अफ़ीफ़ लिखते हैं। ठीक है ना, शमसे सिराज अफ़ीफ़ और जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं, लेकिन फुतुहाते फ़िरोज़ शाही वो स्वयं लिखता है। पहला प्रश्न करते हैं, किताबुल हिंद की रचना किसने की? तो किताबुल हिंद की रचना करते हैं अलबरूनी। ठीक है, तहकीके हिंद अथवा किताबुल हिंद बोलते हैं, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर विशेष विवरण देता है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा में हुआ था, इटावा में नहीं हुआ था, एटा में हुआ था, कासगंज या एटा में हुआ था। ठीक है, तोता ए हिंद या तूतिए हिंद खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? पटियाला में हुआ या पटियाली में हुआ? तो पटियाला में नहीं हुआ था, पटियाली में हुआ था। हिंदुस्तान का तोता किसने खुद को कहा? तो अमीर खुसरो ने खुद को हिंदुस्तान का तोता कहा। हिंदुस्तान किसकी भूमिका में अग्रणी भूमिका निभाते हैं? तो खड़ी बोली को जो है ये अग्रणी भूमिका निभाते हैं खड़ी बोली के विकास में। वो कहते हैं कि मैं तुर्की भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। ठीक है, न लफ्ज़े हिंदी वस्त फारसी कम। ठीक है, अब 7 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा? तो अमीर खुसरो ने देखा था। 7 सुल्तानों का बलबन से स्टार्ट किया था देखना। ठीक है ना, ठीक, उसके साथ साथ शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने भी देखा था। अगला है कि किस बादशाह से संबद्ध था खुसरो? तो खुसरो गयासुद्दीन बलबन से संबद्ध था। देखिए लिखा हुआ है कि बलबन का देखता है, बलबन के बाद कैकूबाद देखता है, जलालुद्दीन खिलजी देखता है, अलाउद्दीन खिलजी देखता है, मुबारक शाह खिलजी देखता है, गयासुद्दीन तुगलक देखता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये खत्म होता है। एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन दोनों ऑप्शन में देता है या इन बिटवीन किसी को भी दे देता है, अलाउद्दीन खिलजी दे देता है और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ऑप्शन में दे देता है, और केवल एक करेक्ट मारना है, तो याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग करेक्ट नहीं मारेंगे। अगर वो पहले नंबर पे देगा तो भी नहीं मारेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जिनके समय में ये बिल्कुल रहा उनको करेंगे, और अगर केवल मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन में रहेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक का ऑप्शन करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि इसके दरबार में रहा मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक भी दिख रहा है, अलाउद्दीन खिलजी भी दिख रहा है, तो किस पे टिक मारेंगे? मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी पे मारेंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब सत्ता संभाली तो उसके चंद वर्षों में वो डेथ हो गई, यानी कि उसी वर्ष डेथ हो गई, उसी वर्ष डेथ हो गई। अमीर खुसरो किसके काल में रहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी हम लोग मार सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं मारेंगे। अमीर खुसरो किसके शासनकाल में रहा? तो अलाउद्दीन खिलजी मार दीजिए। अमीर खुसरो क्या था? इतिहासकार भी था, कवि भी था, संगीतज्ञ भी था, सब कुछ था। सबक ए हिंदी हिंदुस्तानी शैली किसने स्टार्ट किया था? तो अमीर खुसरो ने स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न है हम लोग का, खड़ी बोली का जनक किसको माना जाता है? तो खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान है अमीर खुसरो। क्या बोलता था? न लफ्ज़े हिंदी यस्त फारसी कम। ठीक है, लिखा भी होगा इसमें, नहीं लिखा है। ठीक है, मैं तुर्की भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। जियाउद्दीन सज्जादी कहते हैं कि फारसी भाषा में साहित्य के भारत में विकास था, इसके दो देशों के मध्य संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख ना हो, जो निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। ठीक है, अगला है कि प्रथम फारसी कवि कौन था जिसने भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, अमीर खुसरो था वो व्यक्ति। ठीक है, आ जाइए।
हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह ने किया था। तो बिल्कुल किताब नौरस को इब्राहिम आदिल शाह ने ही लिखा था, ये जान जाइए। ठीक है, इसमें क्या क्या था, मुस्लिम संतों की प्रशंसा भी थी और हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी कहा गया था। तो बिल्कुल करेक्ट है, इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखा गया किताब नौरस में हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा है। भारत में कव्वाली के नाम से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक आरंभकार अमीर खुसरो थे। बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तबकाते नासिरी किसने लिखा है? तो तबकाते नासिरी लिखा है मिनहाज उस सिराज ने या सिराज ने? तबकाते नासिरी लिखा है मिनहाज उस सिराज या सिराज ने। ठीक है, 23 अध्यायों में है। तबकाते नासिरी कितने अध्यायों में है? तो 23 चैप्टर्स हैं इसमें। ठीक है, मोहम्मद गोरी का भारत में विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी मुद्राएं प्रसारित की, खतबा पढ़वाया, ये सब के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अब हम लोग को काल क्रमानुसार लिखना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के समय में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सन है पृथ्वीराज रासो का, वो आपका 1191 में तरायन, 1192 में तरायन, इसमें हार गए। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो के जो वो थे, कवि थे, वो चंद्रवरदाई थे। तो पृथ्वीराज चौहान का जो समय है वो 1191-92 होता है। ठीक, फिर आता है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद को कौन लिखा है? किताबुल हिंद को लिखे हैं अलबरूनी। तो अलबरूनी महोदय ने किताबुल हिंद लिखा है। तो अलबरूनी महोदय किसके साथ आते हैं? तो अलबरूनी महोदय स्टार्टिंग का जो अटैक होता है उसी में साथ में आ जाते हैं। तो महमूद गजनवी जब आया तो उसके समय में अलबरूनी आया तो उन्होंने किताबुल हिंद लिखी। ठीक है, अब आता है तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी कौन लिखता है? मिनहाज उस सिराज लिखता है। ठीक, तो ऑप्शन होना चाहिए 2 के बाद 3। ठीक है, फतवा जहांदीरी। तो 2 में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग को करेक्ट आंसर मिल गया है ए, यानी कि पहले लिखा है तबकाते नासिरी और उसके बाद लिखा गया है फतवाए जहांदारी। तो फतवाए जहांदारी किसने लिखा है देख लेते हैं। फतवाए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया है। तो फारसी को संरक्षण प्रदान करते हैं दिल्ली के सुल्तान जो होते हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग, अपभ्रंश मतलब कि नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, ऐसा समझ लीजिए, मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। किस लिए होता था? राजपूतों में से जातिच्युत लोगों को इंगित करने के लिए, तो ये तो नहीं होना चाहिए। वैदिक कर्मकांडों के त्याग को इंगित करने के लिए, आई थिंक ये भी नहीं होना चाहिए। कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए ये पॉसिबल है। संस्कृतेतर छंदों को इंगित करने के लिए, मतलब संस्कृत के अलावा कोई छंद है उसको इंगित करने के लिए, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना, दोनों हो सकता है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग जैसे जो अभी होता है वो यही होता है कि आधुनिक भाषाएं जो भी हैं उनमें ही अपभ्रंश मिलता है, यानी कि टूटा फूटा रूप। अपभ्रंश मतलब ऐसे समझ लीजिए। तो मैं सी के साथ जाऊंगा, तो सी करेक्ट है। कुछ आधुनिक भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए अपभ्रंश का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत भाषाओं में भी होता था। 2 सूची है, ठीक है, जिसका मिलान करना है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर कूट भी दिया है, मिलान करेंगे। ठीक, तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है तारीख फिरोज शाही। ठीक है, और किसने लिखी है? तो शम्स सिराज अफीफ ने भी लिखी है। ओके, यहीं पर लिख दे रहा हूं, शम्स ए सिराज अफीफ, इन्होंने भी लिखी है। देन आता है मिनहाज उस सिराज। तो मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासिरी लिखी है। ठीक है, पहले ए का 3 मिलाते हैं, ए का 3, उसके बाद सी का 2 मिलाते हैं, तो सी का 2, ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, याहिया बिन अहमद ने क्या लिखी थी? हम लोगों ने पढ़ा तारीख मुबारक शाही लिखी है। मैं दूसरे पेन से इसको मिला दे रहा हूँ। याहिया बिन अहमद ने लिखी है तारीख मुबारक शाही। मुबारक शाह खिलजी के टाइम में तारीख मुबारक शाही लिखी है। और हसन निज़ामी ने लिखी है आपकी ताजुल मासिर। हसन निज़ामी ने क्या लिखा है? ताजुल मासिर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगला प्रश्न है आपका तारीख खजाइन उल फुतू ताजुल मासिर। तो हाँ, ताजुल मासिर अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। ताजुल मासिर ए का 3 पढ़ के आए हैं हम लोग।
हसन निज़ामी ने लिखी है। सॉरी, ए का 2 पढ़ के आए हैं, तो ये शुरू के तीनों ऑप्शन में ए का 2 है, यहाँ 3 लिख दिया हूँ, सॉरी। ठीक है, ताजुल मासिर किसने लिखा है? हसन निज़ामी ने लिखा है। फिर आता है खज़ाइन उल फुतूह। खज़ाइन उल फुतूह कौन लिखता है? अमीर खुसरो लिखते हैं, तो बी का 3 होना चाहिए, यानी कि बी के 3 में ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिर भी देखते हैं, तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही लिखते हैं याहिया बिन अहमद। तारीख़ मुबारक शाही लिखते हैं याहिया बिन अहमद। ठीक है, और फतवा जहादारी, फतवा जहादारी जो है जहांदार शाह के लिए जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है। ठीक है, ताजुल मासिर याद रखिएगा, हसन निज़ामी और खज़ाइन उल फुतूह, तो ये 3 ऑप्शन था ही। फतवा जहादारी, जियाउद्दीन बरनी। अगला प्रश्न है आपका कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही के रचनाकार कौन है? तो मैंने बताया था तारीख़ फ़िरोज़ शाही को 2 लोग लिखते हैं, एक शमसे सिराज अफ़ीफ़ लिखता है और एक जियाउद्दीन बरनी लिखते हैं, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक, अगला है तारीख़ हिंदी, तारीख़ दिल्ली। ठीक, मिन्हाज उस सिराज कौन सा लिखता है? मिन्हाज उस सिराज लिखता है तबकात नसीरी जो है मिन्हाज उस सिराज लिखता है। फिर आता है तारीख़ हिंदी, यहाँ तक हुआ। फिर यहाँ पर आता है आपका रहला। रहला कौन लिखता है? तो रहला के जो लेखक हैं वो हैं इब्न बतूता। रहला कौन लिखता है? इब्न बतूता। ठीक है, तो हमने क्या निकाला? मिन्हाज ने क्या लिखा है? तबकात नासिरी, यानी कि डी का 2 होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है ना, सी का 1 इब्न बतूता। ठीक है ना, और 2 ऑप्शन क्या है? तारीख़ हिंदी और तारीख़ दिल्ली। तो तारीख़ हिंदी कौन लिखता है? अलबरूनी। ठीक है, और तारीख़ दिल्ली कौन लिखता है? खुसरो। खुसरो दिल्ली में है, तो तारीख़ दिल्ली लिखता है, और तारीख़ हिंदी यानी कि हिंदवी के लिए जो लिखता है वो लिखता है अलबरूनी, जो आपका गजनवी के टाइम में भारत आता है। अगला है, इसमें तो काफ़ी कन्फ्यूज़न है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। टाइटल से याद करेंगे, हकाइक़ हिंदी। हकाइक़ हिंदी लिखते हैं बिलग्रामी, केवल टाइटल से याद करेंगे। हकाइक़ हिंदी लिखते हैं बिलग्रामी, यानी कि ए का 3, यानी कि ऑप्शन ए और सी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता तिजुल किसा तिजार, कुजुल तिजार। कुजुल तिजार जो है वो लिखते हैं कबायाकी। कुजुल तिजार लिखते हैं कबायाकी, केवल टाइटल याद रखिएगा। बैलाकल कबायाकी मत याद रखिए। जैसे हकाइक़ हिंदी बिलग्रामी, कुजुल तिजार कबायाकी। ठीक है, तो सी का 4 होना चाहिए। उस हिसाब से हम लोग का आंसर होगा ए। ठीक है, अब इसमें बी का 1 आता है, यानी कि तहज़ीबुल अखलाक लिखते हैं मिसकाविया। तहज़ीबुल अखलाक लिखते हैं मिसकाविया, और जवामिउल हिकायत, जवामिउल हिकायत लिखते हैं औफ़ी। सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी लिखते हैं। ठीक ना, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि फ़वाइदुल फ़वाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दौन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया है अमीर हसन सिजजी जी ने। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों में सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है, तो सबसे श्रेष्ठ मिश्रण जो माना जाता है वो माना जाता है जो इन्होंने खोज किया था, सितार। ठीक है ना, संगीत, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों में सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो वो है आपका सितार। अगला प्रश्न है, तबला किसने खोजा? अमीर खुसरो ने खोजा। राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के रूप में लिखते हैं, राणा कुंभा लिखते हैं, कीर्ति स्तंभ बनवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 4 सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। भाव भट्ट, चांद खान, ठीक है, पुंडरीक विट्ठल और कुभा। तो इसको डायरेक्टली लर्न करेंगे। ठीक है, इसको डायरेक्टली लर्न करेंगे। ठीक है, कि पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला की रचना की थी। पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला की रचना की थी। ठीक है ना, बाकी जो इसमें लिखा हुआ है, जैसे संगीत राज जो है वो राणा कुंभा ने लिखा था, राग चंद्रिका जो है द्वारकानाथ भट्ट ने लिखा था, राग कल्पद्रुम जो है कृष्णानंद व्यास ने लिखा था। ठीक है, काशीनाथ शास्त्री, अप्पा तुलसी ने भी राग चंद्रिका की रचना की थी। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे कहीं पर।
चतुर्दंडी प्रकाशिका, चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वो लिखते हैं आपके वेंकटरमन जी। तो एक तो आंसर मुझे मालूम है कि डी का 2 होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर जो बनेगा वो निकल चुका है डी का 2। तो एक आप याद कर लीजिए, चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वेंकटरमन जी लिखते हैं, तो आंसर होना चाहिए एक। ठीक है, उसके अलावा राग विबोध, राग विबोध को लिखते हैं सोमनाथ जी, राग विबोध को लिखते हैं सोमनाथ जी। उसके बाद रस कौमुदी को लिखते हैं श्रीकंठ महोदय, और रागमाला को लिखेंगे पुंडरीक विट्ठल। तो दो याद कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक याद करिए, पुंडरीक विट्ठल जी ने क्या लिखा, पुंडरीक विट्ठल जी लिखते हैं रागमाला। ठीक, और दूसरा याद करिए कि चतुर्दंडी प्रकाशिका किसने लिखा, तो वो लिखा वेंकटरमन जी ने। ठीक है, ये दो याद कर लीजिए, आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे इससे। अगला है कि वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे, तो फिरोज तुगलक ने लिखा था, किस नाम से लिखा था, फुतुहाते फिरोज शाही के नाम से लिखा था। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अगर कोई शिकायत हो या कोई सुझाव देना चाहते हो तो भी अपने कमेंट्स दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।